हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिपेयर चैनल एक्सपेरिमेंटरी फार्मेसी है। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी वी फॉर सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट है। आज हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है, साथ साथ उसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म नए नए यूज होते हैं उस क्या क्या टर्म यूज होंगे उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं उसकी क्या आवश्यकता हुई जो कि हम पैथोलॉजी में पढ़ाया जाता है, एंड हम होम्योस्टैटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो पहला हमारा है दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी को दो भागों में बांट दें, अगर इसको हम मतलब डिवाइड करें तो अगर दो शब्दों से मिलकर बना है पैथो प्लस फिजियो प्लस लॉजी, अगर लॉजी को अलग कर दें तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। पैथो माने सफरिंग अथवा डिसीज होता है। पैथो माने क्या होता है, डिसीज अथवा सफरिंग जिसके कारण हमें डिसीजें होती हैं। पैथो के अंतर्गत हमको ये पढ़ना है कैसे डिसीज जनरेट होती है, साथ साथ वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है, इसके बारे में हमको फुल डिटेल पढ़ना है। साथ ही साथ फिजियोलॉजी माने आप जानते हैं फंक्शन, तो कैसे डिसीज जनरेट हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है, उसकी फंक्शन को कितने स्पीड से हो रही है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और लॉजी लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो हम इस सब हमारा जो हमारा एक स्पेसिफिक हमारी जो एक मतलब आप कह सकते हैं एक सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है पैथो फिजियोलॉजी, मतलब डिसीज कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, उसकी उसकी फंक्शन के अध्ययन करेंगे। ये सब ब्रांच जिसमें ये सब अध्ययन किया जाता है उसे पैथो फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो हम एक अच्छी डिफिनेशन की बात करते हैं कि अगर हमको लिखना हो एग्जाम में तो कैसे लिखें। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो इट इज़ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, या ब्रांच होती है एक मेडिकल साइंस की। इट इज़ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट द बायोलॉजिकल्स एंड फिजिकल्स स्टेटमेंट ऑफ बॉडी व्हेन फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ऑकर इन आवर बॉडी। क्या कह रहा है डिफिनेशन? डिफिनेशन ये कह रहा है दोस्तों, एक ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की इन विच जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं बायोलॉजिकल्स, हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल्स मतलब आप समझते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, एंड फिजिकल्स बाहरी रूप से हमारे बॉडी के अंदर जैसे सूजन आ जाता है, एंड कभी कभी चोट लग जाती है तो वहाँ डिप्रेशन हो जाता है, थोड़ा अंदर घट जाता है, मतलब घाव हो जाता है। तो मतलब वही बायोलॉजिकल माने अंदर क्या आयनों की क्या डिस्टर्बेंस हो रही है, एंड फिजिकल माने बॉडी के बाहरी रूप से जो दिखाई देती है फिजिकल्स रूप से, जैसे आपको सूजन आ गया वहाँ आपका शेप बड़ा हो गया। तो ऐसे स्टेटमेंट माने स्थिति का, आप बॉडी माने हमारे शरीर का, व्हेन फिजियोलॉजिकल जब हमारे अंदर के आयन में डिस्टर्बेंस होता है और हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे अंदर क्या क्या चेंज होते हैं उसी के बारे में जो अध्ययन कराता है जो हमारा साइंस, उसे कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो एक डिफिनेशन एक सुटेबल डिफिनेशन है कि इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट द बायोलॉजिकल्स एंड फिजिकल स्टेटमेंट ऑफ बॉडी व्हेन फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ऑकर इन आवर बॉडी। ठीक है, मतलब जब हमारे हमारे अंदर आयनों की डिस्टर्बेंस पैदा होती है हमारे शरीर के अंतर्गत आंतरिक इंटरनल में, तो हमारे बाहरी रूप से हमारे बाहरी शरीर पर क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, इसका अध्ययन जो कहलाता है उसका हमारा पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यूज इन द पैथोफिजियोलॉजी है, जो हमारे आप जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का खुद अपना एक लैंग्वेज होता है, वह उसी लैंग्वेज को बार बार रिपीट करना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पैथोफिजियोलॉजी कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो कि बार बार यूज करता है, बार बार उसको दोहराता है। आज अगर उस लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको उसको पूरी तरह आप उसके बाद स्टेट जो आप वो कहना चाहता है पैथोफिजियोलॉजी बुक या टीचर जो आपको कहना चाहता है आप उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पेशेंट। पेशेंट क्या होता है आप लोग जानते होंगे, हमको पता है कि आप पेशेंट को अच्छी तरह जानते हो कि पेशेंट क्या होते हैं, बट लेकिन एक डिफिनेशन जो होती है कि एक्चुअल में डिफिनेशन आना चाहिए। आप किसी भी कहेंगे पेशेंट क्या होता है तो आप पेशेंट को बता देगा, लेकिन उसको आप कहीं डिफाइन करने में उसको डिफिकल्टी हो सकती है। तो आप पढ़ रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी तो इसके एक एक शब्दों को आप डिफाइन कर सकते हैं अच्छी तरह। आप किसी अगर कोई स्टूडेंट पूछ रहा है, आपसे कोई सीनियर पूछ रहा है, कोई टीचर पूछ रहा है, तो आप उसको मतलब आप उसको क्या कहते हैं संतुष्ट पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो होता है पेशेंट क्या होता है दोस्तों, पेशेंट इंडिविजुअल अफेक्टेड बाई ए डिसीज अथवा एनी एबनॉर्मेलिटीज। क्या होता है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक कोई अफेक्टेड प्रभाव हो हमारे बॉडी बाई ए डिसीज, किसी डिसीज के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर स्पेसिफिक इफेक्ट हो, मतलब सबको ना स्पेशलिस्ट उसी को वह प्रभाव अनुभव कर रहा है, अथवा एनी एबनॉर्मेलिटी, एनी मतलब नॉर्मल से अधिक या कम उसको कोई चीज़ लग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप पेशेंट कहेंगे। ठीक है, उस व्यक्ति को पेशेंट कहा जाता है जो नॉर्मल से या तो अधिक कोई चीज़ में उसको डिस्टर्बेंस हो रही है। यदि मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल लें, उसको टेम्परेचर फीवर आ गया, फीवर अगर नॉर्मल अगर 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसका 37 डिग्री सेल्सियस यदि उससे ऊपर हो गया तब भी आप वो एक स्पेसिफिक इफेक्ट मतलब टेम्परेचर उसकी राइज होगा, बढ़ा होगा, अगर नीचे हो गया तब भी, तो ऐसे व्यक्ति को आप पेशेंट कर सकते हैं कि आप फीवर का पेशेंट है। पेशेंट मतलब वह व्यक्ति किसी भी इंडिविजुअल डिसीज से क्या कहते हैं पीड़ित है। ठीक है, वो व्यक्ति होते हैं पेशेंट। अब हम बात करें लीसन्स क्या होते हैं, तो लीसन्स दोस्तों होते हैं घाव। क्या होते हैं, घाव। तो इट इज ऑकर ड्यू टू एनी डिसीज। घाव कब होता है हमारी बॉडी के अंदर, इट इज ऑकर या तब होता है ड्यू टू एनी डिसीज, जब हमारे शरीर के अंदर कोई डिसीज हो अथवा इंजरी अथवा कोई चोट लग जाए। दे आर एन एबनॉर्मल चेंजेस इन ए टिश्यू अथवा ऑर्गन, या तब होता है इट इज ऑकर ड्यू टू एनी डिसीज, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई डिसीज हो, मान लो ट्यूमर हो जाता है कभी कभी तो उसको घाव हो जाता है ना, तो वहाँ पर सड़ने लगता है तो भी एक डिफेक्ट होता है। तो उसी तरह दोस्तों क्या होगा, या तो इंजरी हो जाए, कहीं चोट लग जाए हमको, है ना, खुल जाए, ब्लड बह जाए, तो वहाँ पर आपको लीसन घाव हो सकता है। घाव माने जहाँ पर ब्लीडिंग हुई है वहाँ पर मतलब जो हमारा क्या कहते हैं कोगुलेशन प्रोसेस होता है वह
हो लेकिन उतना ना हो, जिसके कारण पूरी वो जो हमारा कोगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग वाले फैक्टर होते हैं वहाँ पर पूरी तरह वहाँ पर डिपोलाइजेशन नहीं हो फाइब्रिनोजन का, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको घाव नजर आएंगे, वहाँ पर मांस नजर आएंगे, तो उसी को घाव कहा जाता है। तो दे आर एब नॉर्मल से चेंजेस इन टिश्यू है, तो किसी भी टिश्यू में एब नॉर्मल से अधिक चेंज हो जाए, है ना, तो ऐसे ऑर्गन को भी आप घाव कहेंगे, ठीक है, लीशन कहेंगे। अब हम देख लेते हैं तीसरा हमारा टर्म क्या है इंपॉर्टेंट टर्म, पैथोलॉजिकल चेंजेस। अगर आपको कहीं लिखा होगा व्हाट इज लिखा होगा पैथोलॉजी, इन कंडीशन में पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो आप पैथोलॉजिकल चेंजेस से क्या समझेंगे, तो आपको ये समझना है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं दोस्तों, इट इज इंडिकेट या संकेत करता है आप डिसीज एंड पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को। मतलब कहीं लिखा है पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो मतलब यह इंडिकेट कर रहा है किसी स्पेसिफिक डिसीज अथवा पैथोलॉजिकल सिम्टम को, मतलब किसी रोग के लक्षण को ये शो कर रहा है, और रोग और उसके लक्षण को भी यह शो कर रहा है, मतलब पैथोलॉजिकल चेंज हो रहा है उसके अंदर। मतलब अगर आप कहीं कह सकते हैं कि इसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंज होने, यदि आपको कोई डिसीज हुआ है तो आपको पैथोलॉजिकल चेंज उसके अंदर होने लगेगा, मतलब उसके अंदर डिसीज, इसके मतलब उसके अंदर डिसीज ग्रो कर रही है और वो अपने लक्षण भी शो कर रही है, उसे एक शब्द में अगर हम कहें तो पैथोलॉजिकल चेंजेस आप कह सकते हैं। तो ऐसे टर्मोलॉजी यूज होंगे जो कि आपको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आपको पैथोलॉजी पूरी तरह से आपको हरदम डिस्टर्बेंस करती रहेगी। तीसरा दोस्तों हमारा ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मतलब होता है दोस्तों इट इज ब्रांच ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, या ब्रांच होती है पैथोफिजियोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ फैक्टर कॉजिंग ए डिसीज। ईटियोलॉजी के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं जिसके अंतर्गत विच स्टडी ऑफ फैक्टर कॉजिंग डिसीज, मतलब हमको कोई डिसीज हो रही है तो किसके कारण हो रही है उसका उस फैक्टर का अध्ययन करना ही फैक्टर कॉजिंग, मतलब अब फैक्टर किसके कारण आ रहा है, ऐसे टर्म को हम ईटियोलॉजी कहते हैं। मतलब आप एग्जांपल देते हैं, अगर आपको कॉलरा हुआ है, मान लीजिए कॉलरा हुआ है, तो हम जानते हैं कि इसका फैक्टर जिसके कारण हो रहा है वो बैक्टीरिया के कारण हमारा कॉलरा होता है, बट फैक्टर किसके कारण आया, कॉजिंग बताना ना, फैक्टर कॉजिंग ए डिसीज, किस फैक्टर के कारण हमारा डिसीज हुआ है। हम जानते हैं कॉलरा जो होता है उसका फैक्टर है, कॉलरा फैलाने वाला फैक्टर बैक्टीरिया, बस उसका कॉजिंग क्या होता है, उसका कॉजिंग हो सकता है हमारा ड्रिंकिंग, मतलब पूरा क्लीन हमारा वाटर ना हो क्लीन, अथवा प्लेस अथवा पुअर सैनिटेशन ऑफ, मतलब हम फल फ्रूट खाएं, मतलब ऐसा फल फ्रूट खाएं जो हम धोएं ना, अच्छी तरह क्लीन ना करें, तो उसके कारण हमको कॉलरा हो सकता है कि उस पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। जब वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी अधिक, मतलब पानी की संभावना अधिक होती है, तो वह हम अगर गंदे पानी पिएंगे, अगर हम फ्रूट धोए हुए बिना ना खाएंगे, तो ऐसे हमको कॉलरा होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाए तो हम अगर खाएंगे तो हमें बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉलरा बैक्टीरिया इसका फैक्टर है, बस कॉजिंग क्या है, कॉजिंग किसके कारण है, ड्रिंकिंग अथवा फूड के कारण, पुअर ड्रिंकिंग अथवा क्या कहते हैं पुअर फल अगर हम उसको क्लीन न करें अच्छी तरह तो उसके कारण हो जाता है। यही एटियोलॉजी है। एटियोलॉजी के अंतर्गत हम फैक्टर अध्ययन करते हैं जिसके कारण रोग होता है, उसके कारण का भी अध्ययन करते हैं जिसके कारण ये आया है, ठीक है। तो ऐसे उसको हम एटियोलॉजी कहते हैं। अब हम अपना अगला देख लेते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है आइडियोपैथिक डिसीज। अगर आपको कहीं लिखा होगा आइडियोपैथिक डिसीज क्या होता है, आपको इसमें यूज मिलेगा ऐसे शब्दों का, तो आपको समझना होगा आइडियोपैथिक डिसीज मतलब एनी डिसीज, ऐसे डिसीज होते हैं एंड अननोन काज अथवा मैकेनिज्म ऑफ अपैरेंट स्पॉन्टेनियस ओरिजिन, मतलब ऐसे डिसीज होते हैं जिनका कारण अननोन है, उनको पता नहीं चलता किन कारणों से ये डिसीज हो रही है ना। तो ऐसे डिसीज को जिनका कारण हमें नहीं पता होता, ऐसे डिसीज को हम आइडियोपैथिक डिसीज कहते हैं, ठीक है। आइडियोपैथिक डिसीज होते हैं जिनका अननोन कारण, जिसका हमको कारण पता ही ना हो, ठीक है। तो ऐसे डिसीज को हम आइडियोपैथिक के अंतर्गत, जैसे एग्जाम्पल एक्यूट आइडियोपैथिक पॉलीन्यूरेटिक्स डिसीज। अगर आपको न्यूरॉन का कोई डिसीज हो रहा है तो आप जान नहीं पाएंगे हमको कहाँ से एक्चुअल में किस कारण न्यूरॉन के डिसीज हो रही है। न्यूरॉन जो होता है कई प्रकार से अफेक्टेड हो सकता है ना, सेंट्रली हो सकता है, आपको कोई फिजिकली हो सकता है, अगर आपको फिजिकली आपको चोट लग जाए, साथ साथ मेंटली भी हो सकता है। तो उसका एक्चुअल कारण अभी तक नहीं पता है कि न्यूरॉन अगर इफेक्ट होते हैं, अगर डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उनका एक्चुअल जो कारण होता है वो हमें नहीं पता होता। तो ऐसे डिसीज जो होते हैं आइडियोपैथिक डिसीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक दोस्तों। अब हम देख लेते हैं पैथोजेंसिस क्या होते हैं, व्हाट इज पैथोजेंसिस। तो पैथोजेंसिस दोस्तों ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज इज कॉल्ड पैथोजेंसिस, मतलब डिसीज का ओरिजिन होना एंड डेवलपमेंट होना इज कॉल्ड पैथोजेंसिस। मतलब किसी भी डिसीज का ओरिजिन हो रहा है, कैसे ओरिजिन हो रहा है और कैसे उसका डेवलप हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, उसका अध्ययन हम पैथोजेंसिस के अंतर्गत कहा जाता है। अगर आपको कोई लिखा होगा पैथोजेंसिस मतलब आप समझ जाइए कि ये कहना चाह रहा है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है और साथ साथ ग्रोथ कैसे कर रहा है, ठीक है। अब चौथा हमारा टर्मिनोलॉजी है क्लिनिकल मैन्युफेस्टेशन क्या होता है, क्लिनिकल मैन्युफेस्टेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्लिनिकल मैन्युफेस्टेशन जो दोस्तों होता है इनके अंदर इट इज फिजिकल रिजल्ट ऑफ सम टाइम ऑफ इलनेस अथवा इन्फेक्शन, इट कंसिस्ट टू पार्ट्स। तो क्लिनिकल मैन्युफेस्टेशन जो होता है हम आपको पूरा डिटेल से बता रहे हैं, देखिए। तो क्या होता है मैन्युफेस्टेशन, माने होता है दोस्तों अभिव्यक्ति, मतलब
आपको जो रिलीज हो रही, आपको जो डिसीज हो रही है उसको आप किसी के सामने आप अभिव्यक्त कैसे करेंगे, उसको प्रदर्शन कैसे करेंगे, आप उसको बताएंगे कैसे कि हमको ये डिसीज हो रही है, हमारे शरीर में ऐसे ऐसे जो लक्षण या सिम्टम्स शो हो रहे हैं उनको हम कैसे आपको डॉक्टर को बताएं कि ऐसे ऐसे हमको हो रहे हैं। उसी को मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहा जाता है कि हम अगर दवा कराने क्लिनिकल में जाएंगे तो कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। उसको हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इट इज़ फिजिकल रिजल्ट होता है, हमारे शरीर का रिजल्ट होता है, सम टाइप ऑफ इलनेस, यदि हमको कुछ बीमारी है अथवा इन्फेक्शन है अथवा एंड इट कंसिस्ट इन्फेक्शन हो, तो हम जो होता है पेशेंट को बताते हैं, हम डॉक्टर को जाकर बताते हैं हमको ऐसे ऐसे हमारे शरीर के अंतर्गत हो रहा है। तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए दो चीज़ होते हैं, एक सिम्टम्स होते हैं, एक साइन होते हैं। तो क्या होते हैं सिम्टम्स, क्या होते हैं साइन, आपको नहीं पता होगा। अभी हमको पता है कि आपको पता ही नहीं होगा सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन होते हैं क्या। यदि आपको सिम्टम पता होंगे तो आप वही को साइन में को रिलेट करते होंगे और उसको उसमें करते होंगे, तो आप कंफ्यूज होंगे पक्का। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं एंड साइन क्या होते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ए सिम्टम इज ए स्टेटमेंट ऑफ डिसीज विच डायरेक्ट ऑब्जर्व पेशेंट हिमसेल्फ। मतलब सिम्टम जो होता है, अगर आप किसी व्यक्ति को अगर आप मान लीजिए डिसीज हुआ तो जो अपने आप को अनुभव कर रहा है, जैसे अगर आपको फीवर आ गया तो आपको अनुभव हो रहा है कि हमको हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमको ठंडी लग रही है, हाँ हमारा सिर दर्द कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं भूख नहीं लग रही है, हमें कमजोरी हो रही है ना। तो ऐसे सिम्टम जो होते हैं आप स्वयं ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको बुखार फीवर आने के बाद, तो ऐसे लक्षण जो पेशेंट स्वयं ऑब्जर्व करता है उसे सिम्टम्स कहते हैं। बट साइन क्या होते हैं, ए साइन इज ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है ऑफ डिसीज, एक डिसीज का, दैट फिजिशियंस ऑब्जर्व टू ए पर्सन्स अथवा पेशेंट। जब फिजिशियन मतलब डॉक्टर्स किसी पेशेंट को देखकर उसके लक्षण को सुनकर उसके बाद जो वह ऑब्जर्व करता है कि निर्धारित करता है कि इसके यहाँ यही साइन शो रहे होंगे, साइन शो हो रहे हैं, तो ऐसे जो डॉक्टर फिजिशियन अपने आप से ऑब्जर्व करता है उस लक्षण को साइंस कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो आपको पता होगा कि आप सिम्टम्स एंड साइन में आप अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। सिम्टम जो पेशेंट स्वयं अनुभव करता है, साइन जो होता है डॉक्टर जो पेशेंट को देख कर जो समझता है वह साइन होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला होम्योस्टैटिक्स क्या होता है, हम देख लेते हैं। तो होम, अगर हम दो भागों में इसको हम डिवाइड करें तो होम प्लस स्टैटिस आता है। तो होम मतलब होता है दोस्तों सिमिलर, एंड स्टैटिस मतलब होता है स्टेट, मतलब हमारे बॉडी का कोई भी चीज़ अगर सिमिलर स्टेट में है तो वह होता है होम्योस्टैटिस कहलाता है। मतलब जिस कंडीशन में उसको रखा जाता है उसी कंडीशन में बनी रहे, हाँ एक, तो ऐसे कंडीशन को हम होम्योस्टैटिस कहते हैं। तो हम देख लेते हैं डिफिनेशन अगर बात करें होम्योस्टैटिक्स की, तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैटिक्स। इट मीन्स अनचेंज, मतलब कांस्टेंट स्टेट, स्थिर स्टेट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, हमें हमारे बॉडी की स्थिर कांस्टेंट स्टेट रहे, इज कॉल्ड होम्योस्टैटिक्स। इट मीन्स अनचेंज, हमारा बॉडी मतलब अगर हम अभी जैसे टेम्परेचर क्या कहते हैं चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो गर्मी के समय में दोस्तों क्या होता है कि गर्मी इंक्रीज हो रही है तो हमारी बॉडी की अंदर की जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज नहीं होगा, उसको हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही तो वह स्वेलिंग ग्लैंड जो होती है, पसीनों को जो होते हैं वह स्रावित करती हैं, जिससे हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो होता है वह कांस्टेंट रहे। तो वही मतलब कांस्टेंट स्टेट ऑफ हमारे बॉडी के अंदर का वो जो सिस्टम बनाए रखता है वही को होम्योस्टैटिक्स कहते हैं। होम्योस्टैटिक्स मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी की जो हमारा सिस्टम है उसको मतलब कांस्टेंट बनाए रहे। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, अगर ठंडे में टेम्परेचर कम हो रहा है तो स्विंग होकर आपको कांपना होता है, शरीर बॉडी बहुत कपती है, तो कपने से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सीविंग लाता है। और क्या कहते हैं गर्मी में जो होता है स्वेटिंग ग्लैंड से पसीने को स्रावित करता है, जैसे बॉडी रेगुलेट करता है। अभी एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा होम्योस्टैटिक्स। बट जैसे हम बता रहे हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। बट इफ 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए,
37 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर का डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा, हमारे होम्योस्टैटिस के अंदर का डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा। तो हमारी बॉडी उस डिस्टर्बेंस को कैसे रेगुलेट करती है, कैसे मेंटेन्स करती है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैटिक्स हमारी बॉडी कैसे मेंटेन करती है तो हम देख लेते हैं। टू सिस्टम दैट मेंटेन्स होम्योस्टैटिक, दो सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि मेंटेन्स करते हैं होम्योस्टैटिक्स को। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम जिसे हम ग्लैंड कहते हैं। जितने ग्लैंड पढ़ते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो कोऑर्डिनेट, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी दैट रिक्वायर रैपिडली रिस्पॉन्स, वो रैपिडली रिस्पॉन्स करता है। बट हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, सेक्रेटिंग ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन सेक्रेट करता है, ग्लैंड जो होता है एंडोक्राइन रेगुलेट करता है, रिक्वायर्स ड्यूरेशन ऑफ, आप क्या कहते हैं, रदर देन स्पीड, मतलब हार्मोन्स को एंजाइम को सेक्रेट कर या रेगुलेट करता है। मतलब अगर हम कहें क्या कहते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम में कहीं पे क्या कहते हैं कंट्रक्शन हो रहा है, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है ना, तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए वहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम उसको कमांड देगा कि यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, आप जानते हैं हमारे बॉडी जो होता है दो प्रकार के, पैरासिम्पैथिक एंड सिम्पैथेटिक्स क्या कहते हैं कमांड करता है ऑटोनोमिक। तो यहाँ पर क्या कहते हैं पैरासिम्पैथिक कमांड करके उसको रिलैक्स पोजीशन में लाएगा, है ना। तो उसी तरह क्या होते हैं, उसी तरह इसमें भी होते हैं, है ना। तो यही होता है दोस्तों। तो हम आगे अब पढ़ लेते हैं फीडबैक सिस्टम। जो हमारा फीडबैक सिस्टम होता है आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। फीडबैक सिस्टम जो होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है। फीडबैक सिस्टम होता क्या है पहले उसको बात कर लीजिए। तो इट इज़ कमांड ऑफ इफेक्टर, या कमांड होता है इफेक्टर का बाय गिवन कंट्रोल सिस्टम। जो कंट्रोल सिस्टम देता है, कंट्रोल सेंटर देता है हमारे इफेक्टर को कमांड विच रेगुलेट होम्योस्टैटिक्स। मतलब कंट्रोल सेंटर जो होता है कमांड देता है इफेक्टर को कि बॉडी के अंतर्गत होम्योस्टैटिक को रेगुलेट करे, है ना, यही होता है। तो इट इज दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स को होते हैं। एक होता है नेगेटिव्स, एक पॉजिटिव। नेगेटिव से मतलब अगर हमारा टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने वाले हमारे बॉडी के अंदर जो जो पार्ट होते हैं उनको डिक्रीज करेंगे, वो रिलैक्स पोजीशन में लाएगा। तो बढ़ रहा है तो उनको क्या कहते हैं इंक्रीज करेगा, है ना। तो दो प्रकार के हो रहे हैं। यदि कोई चीज़ नेगेटिव मतलब कोई चीज़ बढ़ रही हो तो घटाएगा, वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक देगा। अगर जो कोई चीज़ बढ़ रही है तो वहाँ पर घट रही है तो उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पॉजिटिव फीडबैक देगा, ठीक है। तो फीडबैक नेगेटिव पॉजिटिव ये होता है, हम पूरा डिटेल से देखेंगे। अब हम देख लेते हैं अपना अगला जो होता है पूरा डिटेल्स इसके बारे में, है ना। देखिए कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला कंपोनेंट, थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। रिसेप्टर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है एंड इफेक्टर्स होते हैं, है ना। तो तीन कंपोनेंट होते हैं बेसिक रूप से। रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर्स को किसी भी जो भी जनरेट होगा हमारे स्टिमुलस, कोई भी अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ मतलब फिजिकली या प्रेशर रखता है, चोट लगती है तो कैसे रिसेप्टर्स को कैच करता है सूचना को, उसको कंट्रोल सेंटर को भेजता है। कंट्रोल सेंटर इंटरप्रेट करता है, एनालिसिस करता है, उसके बाद इफेक्टर को कमांड देता है ना। तो इसी प्रकार इसके सिस्टम है। तो हमारा देख लेते हैं क्या होता है। तो जो हमारा कॉमन कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, इतने प्रकार के कॉमन कंट्रोल सिस्टम होते हैं। देखिए स्टिमुलस, जब हमारे बॉडी के अंदर कोई चोट लगती है, प्रेशर बढ़ता है या कोई धक्का देता है तो वो स्टिमुलस होता है, वहाँ पर स्टिमुलस जनरेट हो जाता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो उसके बाद वहाँ पर रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर वहाँ पर उस एक्शन पोटेंशियल चैनल, मतलब जो रिसेप्टर का कोई चैनल होता है वह उस आयन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद वह कंट्रोल रिसेप्टर जो होता है वह हमारा क्या आता है, वह रिसेप्टर में होते हैं क्या होते हैं हमारे सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व उसको ले जाएंगे कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर उसको जो होता है दो प्रकार के उसको फीडबैक दे सकता है। एक पॉजिटिव फीडबैक दे सकता है, एक नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। इसमें से दो देगा, दो प्रकार की जनरेट करता है जो कि ये एनालिसिस करेगा यहाँ पर क्या हो सकता है। इसमें से कोई भी एक फीडबैक जो होता है इफेक्टर को देगा। इफेक्टर जाकर उस स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट पर जाकर वही तरह उसको रेगुलेट करेगा। अगर वहाँ पर क्या कहते हैं, अगर नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता होगी तो नेगेटिव देगा। मान लीजिए वहाँ पर अगर फीवर बढ़ रहा है तो वहाँ टेम्परेचर को डिक्रीज करने का काम करेगा,
चाहे पसीना को लाकर, चाहे किसी तरह से अदर फंक्शन कर कर, ठीक है। तो भाई हम अध्ययन करते हैं कैसा कैसा कौन फंक्शन करता है। तो 2 टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं। जो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो क्या होता है दोस्तों, रिवर्स चेंज इन द कंट्रोल्स कंडीशन। मतलब अगर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ऐसा होता है, मतलब कोई चीज़ हमारा रिवर्स मतलब पुनः चेंज कर देता है कंट्रोल कंडीशन। मतलब हमारा बॉडी जो होता है पुनः जो होता है अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। मतलब अगर कोई चीज़ टेम्परेचर मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक मान लीजिए 38 से 38 डिग्री सेल्सियस चला गया। अगर हम बात करें क्या कहते हैं फ़ारेनहाइट में, तो 99 फ़ारेनहाइट चला गया है ना। तो उसमें जो क्या होता है उसको कम कर 98 लाना, और यहाँ इसको 38 को कम करके 37 पे लाना। यह जो कम होता है हमारा क्या कहते हैं नेगेटिव फीडबैक होता है। मतलब ज़्यादा को कम करके बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाना और नेगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो होता है वही कह रहा है रिवर्स, हमारी बॉडी तुरंत अपने कंडीशन नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाती है ना। तो इसका एग्जांपल है ब्लड प्रेशर रेगुलेट इन केस ऑफ ब्लड प्रेशर इन हाई, या अगर आप समझ लीजिए इसका एग्जांपल दे रहे हैं, अगर ब्लड प्रेशर आप एग्जांपल दे रहे हैं, यदि ब्लड प्रेशर हाई हो गया मान लीजिए किसी पर्सन का, तो कैसे हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। तो स्टिमुलस डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा स्टिमुलस हमारे बॉडी के अंदर हो जाएगा। जैसे क्या कहते हैं हमारे मसल्स जो होते हैं, मसल वेसल ब्लड वेसल हो जाती हैं, उनके ऊपर प्रेशर जाएगा। प्रेशर के अंदर उनके पास रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स जब उनके प्रेशर जाएगा स्टिमुलस जनरेट होगा, स्टिमुलस से रिसेप्टर के पास जाएगा। रिसेप्टर तो क्या कहता है, जो रिसेप्टर होते हैं तो हमारे ब्लड वेसल के पास जो रिसेप्टर होते हैं उस रिसेप्टर के नाम होते हैं बोरो रिसेप्टर्स इन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उन्हें बोरो रिसेप्टर कहा जाता है। तो बोरो रिसेप्टर जो होते हैं वो नर्व इम्पल्स देते हैं कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर के पास उसको सूचना को भेजाते हैं, सेंड करते हैं। तो हमारा कंट्रोल सेंटर जो होता है एनालाइज करता है। एनालाइज मतलब वहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक देना, नेगेटिव फीडबैक देना, उसको सोचता है। अब देखिए इफेक्टर जो होता है, इफेक्टर जो हमारा होता है, इफेक्टर जो होता है हार्ट को जाता है, हार्ट के पास लेकर कमांड। हार्ट जो होता है जब नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था तो डिक्रीज करेगा हार्ट रेट कम होगा तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर कम होगा हार्ट रेट के कारण एंड होम्योस्टेटिक आ जाएगी, हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो घट जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, है ना। इसी तरह हमारा क्या कहते हैं कंट्रोल सिस्टम होम्योस्टेटिक्स जो होता है मेंटेन होता है ना। तो अब हम देख लेते हैं, मान लीजिए आपको इसी तरह क्या और एग्जांपल जैसे फीवर, टेम्परेचर बढ़ गया, पीएच बैलेंस, अगर पीएच कम ज़्यादा हो गया तो हमारे बॉडी के अंदर पीएच भी अपने बैलेंस हो जाते हैं, है ना। एंड अगर आपको क्या कहते हैं भूख लग गई तो भूख को भी कंट्रोल किया जा सकता है ना, वो भी हो जाता है। जैसे लिपिड जो होते हैं, फैट जो होते हैं वो हमारे उसके अंदर रहते हैं, तो फैट जो होता है वह क्या कहते हैं टूट जाता है। तो जब हमारे भूख लगती है अधिक तो वह ग्लूकोज के अंदर टूट जाता है, हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है ना। तो उसी तरह तो अब हम देख लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव फीडबैक होते हैं, नेगेटिव फीडबैक होते हैं। पहले देख लेते हैं फीडबैक सिस्टम होता क्या है ना। तो जो हमारा क्या कहते हैं फीडबैक सिस्टम होता है दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ लिया। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स होते हैं एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स होते हैं। तभी तक हमने क्या किया था आपको अच्छी तरह पता है ना। ऊपर वाले वीडियो हमने सब पढ़ लिया है ना। तो अब देख लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है। तो अब हमने आपको बताया पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है किसी की मतलब उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। कोई हार्मोन्स कम सीक्रेट कर रहा है, मान लीजिए आपको क्या कहते हैं फीवर कम, आपको क्या कहते हैं हम क्या आपको एग्जाम्पल अच्छा देते हैं। मान लीजिए आपको क्या होता है, आपको मान लीजिए एक फ्रूट पक रहा है ना। एक फ्रूट एग्जांपल देते हैं, एक फ्रूट मतलब फल पक रहा है। तो क्या होता है जब फल पकता रहता है तो जो हमारा हार्मोन्स होता है पॉजिटिव फीडबैक देता है कि ये पके। जब पकता है तो क्या होता है कि वो एक दिन उसका जो हमारा हार्मोन्स आता है, एक दिन आप देखेंगे कोई फल को तो अगर